दोस्तों ये कहानी प्रिया की है जो कि पटना की रहने वाली है। और प्रिया पटना में रहकर ही अपनी एलएलबी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों प्रिया बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पापा ऑटो रिक्शा चलाया करते हैं। और दोस्तों प्रिया अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके पापा को लगता था कि अब लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो अब उसकी शादी के लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद प्रिया के पास के रिश्तेदार एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताते हैं, जो कि एक सरकारी स्कूल में टीचर था। दोस्तों उस लड़के का नाम कमल होता है। कुछ समय के बाद प्रिया के पापा कमल के परिवार वालों से मिलते हैं और फिर प्रिया की शादी कमल से फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों दोनों की शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो सबसे बड़ी जो समस्या प्रॉब्लम थी वो थी दहेज की। लड़का शादी में 4 व्हीलर कार मांग रहा था, और वो भी कोई छोटी मोटी कार नहीं, एसयूवी जिसकी कीमत 30 से 35 लाख रुपए होती है। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा तो आप जानते हैं कि बहुत ही गरीब हैं, ऑटो चलाते हैं, तो वो इतनी महंगी गाड़ी या फिर ऐसा दहेज कहां से दे पाएंगे। लेकिन फिर भी जब सभी रिश्तेदार लोग आपस में मिलजुल कर बात करते हैं तो दोनों परिवार के बीच में बातचीत बन जाती है। और प्रिया के पापा कमल के घर वालों से और कमल से कहते हैं कि बेटा, हमको जितना भी बनेगा मैं तुमको उतना दहेज दे दूंगा, लेकिन बात अगर गाड़ी की है तो मैं उतनी महंगी गाड़ी तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। जो मुझे अच्छा लगेगा और जो मेरे समझ में आएगा मैं वही गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन दोस्तों जो कमल था वो तो एकदम से जिद पकड़ रखी थी कि नहीं, मुझे तो वही वाली कार चाहिए जो 30-35 लाख की आती है। क्योंकि दोस्तों उसका यह मानना था कि मैं एक सरकारी नौकर हूं, इसलिए मैं हक बनता है मेरा। लेकिन दोस्तों कमल जो था वो प्रिया को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों प्रिया देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और सुशील थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। वो पहले से ही एलएलबी की तैयारी कर रही थी, तो कुछ समय के बाद वो जज बन जाती। अगर जज भी ना बन पाए तो कम से कम वकील बनना तो उसका पक्का ही था। जिस वजह से कमल के परिवार वाले सोचते थे कि लड़की पढ़ने में तो काफी अच्छी है, तो मैनेज कर लेंगे, कैसे भी शादी बस हो जाए। उसके बाद दोस्तों कमल के मम्मी पापा और प्रिया के पापा आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप दहेज में दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों प्रिया और कमल की शादी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो प्रिया के पापा थे वो इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो तो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले आदमी थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज का इतना सारा सामान खरीद पाए, और लड़के के लिए वो 30-35 लाख वाली कार। दोस्तों प्रिया के पापा के पास उनकी एक छोटी सी जमीन थी, और उसी जमीन पर वो लोग अनाज वगैरह जो भी होता है उगाया करते थे, और उसी अनाज से उनके घर का जो भी था राशन पानी जीविका वो चला करती थी। दोस्तों अब प्रिया के पापा के पास अब और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो प्रिया के पापा उस जमीन को गिरवी रख देते हैं, और उससे जो भी पैसा मिलता है उस पैसे से कमल के लिए दहेज के लिए बहुत सारा सामान खरीदते हैं। फिर दोस्तों वो 10 लाख वाली एक कार लेते हैं और एक अच्छा सा बैंकेट हॉल भी बाकी के पैसों में बुक कर देते हैं, ताकि शादी बहुत शानदार तरीके से हो। बस यही सोचकर कि हमारी लड़की वहां जाएगी तो खुश रहेगी, हमारी लड़की वहां पर ज्यादा खुश रहेगी, बस यही सोच के प्रिया के पापा अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन गिरवी रखते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचते। दोस्तों प्रिया अपने पापा से कहती थी कि पापा क्या जरूरत है इतने दहेज की, और ऐसे लड़के से शादी करने का क्या फायदा जिसके कारण हमारे परिवार पूरी तरीके से बिखर जाए, हमारी जमीन और हर चीज जिंदगी बर्बाद हो जाए, हमारे घर वाले बर्बाद हो जाए, और ना तो हमारे पास जमीन रहेगी और ना खाने के लिए कुछ रहेगा। ऐसी शादी से क्या फायदा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और लड़के से शादी कर लूंगी, आपको इतना दहेज देने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा को कोई बात नहीं सुननी थी, वो तो मानने को ही तैयार नहीं थे। आखिर जाहिर सी बात है, कोई भी माता पिता तो यही सोचेगा ना कि उनकी लड़की की जात शादी जहां भी हो वहां हंसी खुशी रहे और उसको कोई कमी ना आए। उसके बाद दोस्तों शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगती हैं। शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। कुछ दिनों के बाद कमल जो है वो धूमधाम से बारात लेके प्रिया के घर आ जाता है। दोस्तों अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जयमाला का समय होता है तो कमल के और पापा कहते हैं कि हमारे सामने दहेज का जितना भी सामान आप लोगों ने रखा है वो एक बार हमको दिखा दो, हमें एक बार देखना है। उसके बाद दोस्तों प्रिया के पापा दहेज का सारा सामान
कमल के मम्मी पापा को और दूसरे बारातियों को दिखा देते हैं। दोस्तों सभी लोग उस सामान को देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन कमल जब गाड़ी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप लोगों से मैं दूसरी गाड़ी के लिए बोला था और आप लोगों ने इतनी सस्ती गाड़ी हमको लाकर दे दी। जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं आपकी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब दोस्तों मामला वहां बिगड़ने लगा। शादी का माहौल था, काफी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। प्रिया के जो पापा होते हैं वो कमल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते कि बेटा जितना भी हो सकता था उतना मैंने आपके लिए किया, और बात सिर्फ गाड़ी की नहीं, हमारी बेटी भी तो देखिए, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, सुंदर है और एक दो सालों में वो जज बन जाएगी, और जज भी नहीं तो वकील तो बन ही जाएगी, उसका भी तो आप ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों कमल फिर भी प्रिया के पापा की बातों को नहीं मानता। तब तक कुछ देर के बाद सारे रिश्तेदार वहां आकर जमा हो जाते हैं और कमल के मम्मी पापा को भी समझाने लगते हैं। कमल के मम्मी पापा भी कमल को समझाते हैं, लेकिन दोस्तों कमल था कि किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं था। दोस्तों कमल के पापा मम्मी यहां तक कहते हैं कि बेटा जो मिल गया है वो अच्छा है, इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम आराम से शादी कर लो। अरे हमें तो लड़की चाहिए, लड़की देखो कितनी अच्छी है। लेकिन दोस्तों कमल किसी की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था और अब तो वो बदतमीजी पर भी उतर आया और उसने इन बदतमीजी में ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि प्रिया के पापा के थप्पड़ भी मार देता है। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा फिर भी कमल के पैरों में गिरकर उनसे हाथ पैर जोड़कर विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर बात गाड़ी की है तो मैं वादा करता हूं कि कुछ समय के बाद कैसे भी पैसों का व्यवस्था करके मैं तुम्हें बड़ी वाली गाड़ी दे दूंगा, आप लोगों को जितना चाहिए जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन इस टाइम मेरी लाज रख लो, मेरी बेटी से चुपचाप शादी कर लो। इसी बीच कोई रिश्तेदार जाके प्रिया को बता देता है कि कमल ने गाड़ी और दहेज को लेकर तुम्हारे पापा से बदतमीजी और मारपीट करी है। दोस्तों जब ये बात प्रिया सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। प्रिया एक रूम के अंदर सज संवर रही थी, अपने रूम में अंदर बैठी हुई, और वो तो बस जयमाला की तैयारी होने वाली थी, तो वो बस वेट ही कर रही थी कि कब वो समय आएगा और वो जयमाला के लिए जाएगी, अपने पति के गले में वरमाला डालेगी। लेकिन दोस्तों जब उसको ये पता चलता है कि कमल उसके पापा को मार रहे हैं, तब दोस्तों प्रिया तुरंत दौड़ी हुई अपने पापा के पास जाती है। जब वो वहां जाती है तो उसको सब पता चल जाता है कि कमल वो सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में इतना सारा हंगामा क्रिएट कर रहा है। दोस्तों प्रिया बहुत ज्यादा कमल के ऊपर गुस्सा होती है और उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान से मैं तो शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दोस्तों प्रिया अपने पापा से कहती है कि पापा मैं तो आपसे पहले ही मना कर रही थी कि जो लड़का इतना ज्यादा दहेज लेकर मुझसे शादी करेगा तो क्या पता कि वो लड़का मुझे खुश रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। अगर सोची कि मैं इसके साथ शादी करके उसके घर भी चली जाती हूँ तो वो हमेशा बार बार मुझे हम जलील ही करेगा, मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा और हमेशा दहेज को लेकर मुझे प्रताड़ित ही करता रहेगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं पूरी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहूं। दोस्तों ये बातें सुनकर जितने भी बारात के लोग थे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें और करें तो क्या करें। लेकिन दोस्तों जो कमल था वो तो अभी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और कहता है कि जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पक्षों में जब झगड़ा होता है तो रात के करीब 12 बज जाते हैं। जब रात के 12 बज जाते हैं तो दोनों एक दूसरों की बातें मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, जिस वजह से कमल था वो बारात को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देता है। अब दोस्तों प्रिया के घर वाले बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया गया था और जब शादी करने की बारी आई तो लड़का बारात लेके वापस अपने घर चला गया। यही सोचकर प्रिया के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों प्रिया भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि दोस्तों जो जमीन उन लोगों के पास थी, जिस जमीन से वो लोग खेती करते थे, उस जमीन को तो वो पहले ही गिरवी रख चुके हैं और जो पैसे उन लोगों से मिले थे
उस पैसे के वो लोग सारा सामान खरीद लिया और दूसरे शादी के अरेंजमेंट में लगा दिए, जिस वजह से उसका तो सारा सामान का नुकसान भी हो गया। लेकिन दोस्तों प्रिया हिम्मत नहीं हारती और अपने आप को हौसला देती है और फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस पटना जाकर अपनी एलएलबी की पढ़ाई को जारी कर देती है। दोस्तों गांव में ही एक लड़की की शादी थी, तो प्रिया के पापा सारा सामान कम पैसों में उनको दे देते हैं, जिस वजह से उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो सामान भी बिक जाता है। अब दोस्तों प्रिया पटना में रहकर खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और जब उसकी एलएलबी की पढ़ाई जो कंप्लीट हो जाती है तब वो सिविल जज के लिए तैयारी शुरू कर देती है और पढ़ाई करने लगती है। और साथ के साथ अब वो छोटे बच्चों को कोचिंग भी पढ़ा रही थी ताकि उसकी जेब खर्च छोटा मोटा निकलता रहे। दोस्तों प्रिया पहली बार सिविल जज का एग्जाम देती है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाती और उस एग्जाम में फेल हो जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, वो फिर से तैयारी करती है और दूसरी बार एग्जाम देती है। लेकिन इस बार भी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन वो फिर भी नहीं हारती और वो तीसरी बार फिर से एग्जाम देने के लिए बैठती है और इस बार तीसरी बार में वो एग्जाम को क्लियर कर जाती है। तो दोस्तों उस एग्जाम को जैसे ही वो पास कर लेती है और कुछ ही महीनों के बाद वो सिविल जज के लिए सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों जिस दिन प्रिया का सिलेक्शन सिविल जज में हुआ था उसी दिन प्रिया बहुत ज्यादा रोई, वो अपने पुराने दिनों को याद करके, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना किया था। शायद उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी वो आज इस मुकाम पे पहुंच पाएगी। शायद आप लोग इस कहानी के माध्यम से दोस्तों नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस इंसान के ऊपर इतना कुछ बीत रहा होगा वो इंसान बेहतर तरीके से समझ सकता है। प्रिया जब जज बन जाती है तो उसके घर वाले उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि उससे शादी नहीं हुई। दोस्तों जल्द ही ये बात प्रिया के गांव और आसपास की जगह पर फैल जाती है कि प्रिया अब एक सिविल जज बन चुकी है और ये बात अब कारों के माध्यम से भी दूर दूर तक पहुंच जाती है। दोस्तों जब ये बात कमल के घर वालों को पता चलती है कि प्रिया सिविल जज बन गई, जिस वजह से कमल के घर वाले बहुत ज्यादा पछताते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। उधर दोस्तों कमल को जब ये बात पता चलती है कि प्रिया सिविल जज बन चुकी है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि शायद हमको उस दिन प्रिया से शादी कर लेनी चाहिए थी, मैंने बेकार में ही एक कार के चक्कर में इतना लफड़ा किया। लेकिन दोस्तों जब प्रिया सिविल जज बन जाती है तो उसकी पोस्टिंग कई जगह पर होती है, कभी इधर हो गई कभी उधर हो गई, उसकी पोस्टिंग होती रहती थी। लेकिन 3 सालों के बाद जब प्रिया की पोस्टिंग बिहार के गया जिले में होती है तो वहां पर दोस्तों वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी, जज की सेवाएं दे रही थी। तभी दोस्तों कोर्ट में एक 50 साल की बूढ़ी औरत आती है और प्रिया से कहती है कि जज साहब हमारी जमीन हमारे पड़ोसी लोगों ने कब्जा कर लिया है और मेरे पास मेरी जमीन के सारे कागज में हैं, लेकिन जब मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि हमारी जमीन पर कोई खेती वगैरह मत करो, कुछ भी काम मत करो, तो वो लोग मुझे बहुत ज्यादा मारते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। जज साहब वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, मैं चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हूँ, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हूँ। आप ही अब आखिरी मेरा सहारा हो, आपसे ही मुझे इंसाफ की उम्मीद है। दोस्तों प्रिया उस औरत की जमीन के जो भी कागज वगैरह होते थे उनको बहुत बारीकी से चेक करती है। जितनी भी जमीनें थी, जो सारी जमीन के पेपर थे वो उस औरत के नाम ही थे, लेकिन जबरदस्ती उन लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा था। दोस्तों प्रिया अपने कुछ अधिकारियों से बातचीत करती है और उन लोगों के पास जो लोग उस बुढ़िया की जमीन कब्जाए हुए थे उनके पास कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भिजवा देती है और कुछ ही समय के बाद कोर्ट का नोटिस उन लोगों के पास पहुंच जाता है। वो लोग कोर्ट में पेश होते हैं। दोस्तों जब प्रिया उन लोगों को कोर्ट में देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस औरत की जमीन जिन लोगों ने कब्जाई थी वो लोग कोई और नहीं, वही कमल था और कमल के पापा। ये सब देखकर प्रिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उसके तो मानो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। दोस्तों कमल के पापा प्रिया को पहचानते हैं और प्रिया से कहते हैं कि जज साहिबा हमारी जमीन है, हम लोग तो 20 साल से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, ये बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है जो हमारे बगल में रहती है, ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। दोस्तों प्रिया जब ये बात सुनती है तो वो कुछ देर सोचती है और फिर कमल के पापा से कहते हैं कि आप लोग चुप रहिए थोड़ा सा, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को जानती हूं कि आप लोग किस किस्म के इंसान हैं और आप लोग किसके साथ कैसी हरकत करते हैं। उसके बाद दोस्तों
कोर्ट के अंदर ही लेखपाल को बुलाया जाता है। जितने भी जमीन के कागज होते हैं सब कुछ निकलवाए जाते हैं। तो लेखपाल साहब जो थे वो कहते हैं कि जो सारी जमीन है वो इस बूढ़ी औरत के नाम पर है और इन लोगों ने जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों प्रिया ये सब देखकर कमल के पापा के ऊपर और कमल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और इसके बाद उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी ठोक देती है और कहती है कि ये 50 साल की बूढ़ी औरत जो पिछले 6 महीने से कोर्ट के चक्कर काट रही है, तो इसका हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा और ये सारा पैसा तुमको अब इस बूढ़ी औरत को देना होगा। और इस केस को मैं अभी बंद नहीं करूंगी। तुम लोग जमीन जितने लिए हो वो सारी जमीन जितना तुम लोगों के कब्जे में है वो सारी की सारी जमीन तुम्हें इस औरत को वापस करनी पड़ेगी। और 6 महीने के अंदर तुम लोगों ने अगर कोई भी गलत कदम उठाया, कभी भी इसके साथ कुछ गलत किया या करने की कोशिश की, तो मैं तुम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी और पूरी जिंदगी फिर वहीं सड़ते रहना। दोस्तों कमल के पापा हाथ जोड़ के प्रिया से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जज साहब वो हमारी जमीन है, आप हमारा विश्वास करो, हम लोगों के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन दोस्तों प्रिया उन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं होती और अपना फैसला सुना देती है। वो लोग अपने अपने अब घर चले जाते हैं। दोस्तों कमल और कमल के पापा यहाँ पर हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसलिए अगले दिन वो प्रिया के घर ही पहुंच जाते हैं और प्रिया से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके वो जमीन हमें दिलवा दो, इसके बदले तुम्हें जितने पैसे की जरूरत हो वो तुम हमसे ले लेना। लेकिन दोस्तों प्रिया को उन लोगों के अपने घर से धक्के मार के बाहर भगवा देती है और कहती है कि आज के बाद अगर दोबारा तुम कभी भी मेरे घर में आए तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों प्रिया ने अब अपना एक तरह से बदला भी कमल से और कमल के पापा से ले लिया था। उसके पापा कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने उस बूढ़ी औरत को साथ इतना गंदा काम किया था, ये बात सारी प्रिया ने अपने पापा को बताई। वो भी बहुत खुश हुए कि प्रिया तुमने ये बहुत अच्छा किया। उनको लग रहा था कि शायद चलो अच्छा हुआ कि प्रिया की शादी कमल से नहीं हुई। दोस्तों आप लोगों को प्रिया के बारे में क्या कहना है? प्रिया ने जो कमल के साथ किया और उसके पापा के साथ, क्या वो सही था या नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।